तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। आज 26 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें 239 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। सेकेंड फेज की 26 सीटों में 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू। दूसरे चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बीरवाह से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि दूसरे चरण के लिए 3502 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस चरण में करीब 25 लाख से अधिक मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो दूसरे चरण का चुनाव 26 सीटों पर दांव, और आज कई ऐसे प्रतिष्ठित चेहरे हैं जिनके भाग्य का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। 239 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है बढ़ चढ़कर मतदान में अपनी भूमिका जाहिर कर रहे हैं। और पहले फेज में भी हमने देखा था कि 61% से ऊपर मतदान हुआ था, और ये ऐसे में अच्छे साइन कहा जा सकता है, और कहा जा सकता है कि अब ये जो जनता है वो अवेयर हो रही है और किस तरह से अपने मत का प्रयोग करना है ये समझ में आ रहा है। मुद्दों की बात करें तो मुद्दे कई सारे हैं। पक्ष अपने मुद्दों को अलग तरीके से बताता है, विपक्ष अपने मुद्दों को अलग तरीके से बताता है, लेकिन जहां तक जनता की बात है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने पिछले फेज के दौरान लोगों से बातचीत की थी, तो लोगों का कहना था कि हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, हम रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे, हम युवाओं के मुद्दे पर वोट करेंगे, और साथ ही साथ हम वोट करेंगे महंगाई के मुद्दे पर। तो जम्मू कश्मीर का रण और बम्पर वोटिंग का प्रण, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर से जिस तरह से मतदान हो रहा है, बम्पर वोटिंग हो रही है, वो यही जाहिर करती है। और ये ब्रेकिंग आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 9 बजे तक 10.91% मतदान बड़गाम में हुआ है। ये बड़गाम में प्रतिशत हम बता रहे हैं। उसके बाद अगर गांदरबल की बात करें तो 12.61% मतदान हुआ है। पुंछ में 14.41% मतदान दर्ज किया गया है। अगर बात करें जम्मू के राजौरी संबंध की तो 12.71% मतदान हुआ है। रियासी में 13.37% मतदान हुआ है। तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राहुल लाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा हमारे साथ सूर्या मैथिली हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप वजीर हैं, प्रवक्ता नेशनल कांग्रेस, और साथ ही साथ रमन सैनी हमारे साथ नौशहरा से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे संवाददाता नौशहरा से लाइव रमन सैनी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमन, क्या वोटिंग हो रही है? क्योंकि वोटिंग प्रतिशत जो आ रहा है वो समझ में आ रहा है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, मात्र कह सकते हैं कि 3 घंटे हुए हैं और अच्छी वोटिंग। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये 9 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत सामने आई है वो 10% से ज़्यादा जो है वो वोटिंग इस समय दर्ज की गई है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा स्टार्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के सेकंड फेज़ में जो मतदान की शुरुआत हुई है। फर्स्ट फेज़ में भी हमने देखा था कि करीबन 61% मतदान जो है वो दर्ज किया गया था पूरे दिन में जो पोलिंग हुई थी। अब सेकेंड फेज़ में भी उसी स्तर पर, उसी तरीके से जो है वो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। मैं इस समय नौशहरा सीट पर हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की लाइन अलग है और पुरुषों की लाइन जो है वो अलग है, और लंबी लाइनें जो हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। खासतौर पर जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इस समय घरों से बाहर निकल रहे हैं। अर्बन इलाके में थोड़ी सी धीमी शुरुआत हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अर्बन का जो इलाका होगा वहाँ पर निश्चित रूप में लोग जो हैं वो थोड़ा रुक कर बाहर निकलते हैं, चाहे वो श्रीनगर सिटी का इलाका हो, क्योंकि सेंट्रल कश्मीर का जो इलाका है जहाँ पर 15 विधानसभा की सीटें हैं 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें गांदरबल, श्रीनगर और बड़गांव का जो इलाका आता है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी धीमी शुरुआत जरूर है। लेकिन आप अगर पुंछ, मेंढर और राजौरी और गुलाबगढ़ का इलाका देखेंगे, वहाँ करीबन 15% के आसपास में वोटिंग जो है वो हो चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और कुछ कमावेश जो पहले चरण, बिल्कुल, आप रमन हमारे साथ बने रहिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव और ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है। स्टूडियो में मेरे साथ राहुल लाल मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। राहुल लाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने पहले फेज में देखा कि वोटिंग का प्रतिशत जो है वो
61% रहा, 61 से ऊपर रहा है। ऐसे में आज दूसरे फेज की वोटिंग है, क्योंकि हर पार्टी ये कह रही है कि ये अच्छा प्रतिशत माना जा रहा है कि ये हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि 370 के बाद, धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार वोटिंग हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो बदला हुआ परिवेश है, इस तरह की वोटिंग क्या कहती है? नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो प्रथम चरण में बम्पर वोटिंग हुई थी, हाँ। वो उसका भी रिकॉर्ड आज हमें लग रहा है द्वितीय चरण में टूटने वाला है मैम। क्योंकि देखिए, अगर 9 बजे सुबह तक की अगर अलग अलग जगहों पे हम लोग देख रहे हैं, केवल श्रीनगर में वोटिंग प्रतिशत कम दिखाई दे रही है, लेकिन श्रीनगर को छोड़ के बाकी कहीं पे भी हम लोग जा रहे हैं तो 12 से 14% के आसपास का एवरेज वोटिंग दिखाई दे रहा है। जबकि आपको याद हो कि जम्मू, उत्तर प्रदेश, बिहार सरीखे राज्यों में तो इस समय तक काफी वोटिंग प्रतिशत सिंगल डिजिट में ही हुआ करता था, डबल डिजिट में नहीं जाता था। तो जनता काफी जबरदस्त रूप से, हमें लग रहा है कि पिछले 10 वर्षों से विधानसभा के चुनाव वहां पे नहीं हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, और उसके बाद जब ये चुनाव के मौके आ रहे हैं तो जनता बड़ी खुल के वहां पे सामने में आ रही है। और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में मैं इसे देख पा रहा हूं। क्योंकि आसान काम नहीं है, जो वहां पे घाटी के क्षेत्र थे जहां पे चुनाव मतदान कराना एक कठिन काम होता था, वहां पे देखिए पिछले चरण में हम लोग देखें 80% वोट को क्रॉस करते हुए हम लोग देख रहे हैं। जो दूसरा सवाल था कि इसको अलग अलग खेमे के लोग अपने अपने हिस्से में देख रहे हैं, इसको वोटिंग प्रतिशत किसके पक्ष में जाएगा, किसके पक्ष में नहीं जाएगा। देखिए, आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं मैम। देखिए, आंकड़ों अगर हम लोग को देखें तो 43 सीटें यहाँ की और 47 सीटें जो है कि वो घाटी के 47 सीटों में भारतीय जनता पार्टी केवल 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव में तो वो चुनाव ही नहीं लड़ रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जब डिबेट में हम लोग जाते हैं, बहुत जोर शोर से वो कहते हैं कि विकास की गंगा बहा दी, सब कुछ कर दी, लेकिन वो 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। तो स्पष्ट है कि वो कॉन्फिडेंस जो उन्हें आना चाहिए था बीजेपी को घाटी के क्षेत्र में, वो उस कॉन्फिडेंस में नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा ध्यान जो केंद्रित किया है, वो ध्यान उन्होंने जम्मू क्षेत्र में केंद्रित किया है। उन्होंने यहाँ के चुनाव के, अगर मैं मुख्य मुद्दा कहूं तो मुख्य मुद्दा एक तरह से पूर्ण राज्य की बहाली का मामला है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से देखें या विपक्ष की तरफ से देखें। प्रधानमंत्री भी उन्होंने 5 अगस्त 2019 को भी कहा था कि पूर्ण राज्य की बहाली होगी, और विपक्ष भी इस मामले को उठा रहा है। बेरोजगारी का मामला है, वो मामले उठे रहे, और जो क्षेत्रीय दल है, जो रीजनल दल है, उनके मामले में अगर हम लोग देखें तो वो 370 और 35A के मामले क्षेत्रीय दल भी उसको उठाने में लगे पड़े हुए हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े, जो दूसरी चीजें हैं, ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सा मामला है जो आप जम्मू क्षेत्र से लेकर घाटी क्षेत्र में हर तरफ वो दिखाई देता है। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान संदीप वजीर को जोड़ लेते हैं, प्रवक्ता एनसी से। संदीप जी, आपसे क्या बोलूं मैं ओमर अब्दुल्ला को लेकर, क्योंकि 2 सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई थी और जेल में रहते हुए इंजीनियर साहब ने उनका वोट जो था वो काट दिया था, यानी कि हार गए थे। इस बार भी कमोवेश स्थिति जो है ऐसी ही है। नमस्कार सभी को। अभी स्थिति वैसी नहीं है, स्थिति चेंज हो गई है। वो इसलिए चेंज हो गई है क्योंकि लोकसभा जो चुनाव थे वो एक अलग, उसमें इमोशनल टैग लग गया हुआ था। जो इंजीनियर साहब थे वो जेल में थे और एक सिंपैथी की वेव चली उनके फेवर में। उन्होंने, उनके जितने भी उनके प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि भाई इंजीनियर साहब को बाहर लाओ, वो 5 साल से बंदा जेल में है, विदाउट एनी कॉज जेल में है, तो उसको बाहर निकालो, इस वजह से उसको वोट दो, क्योंकि हम खत्म हो जाएंगे अगर वो बाहर ना आया। इस वजह से उमर साहब वो इलेक्शन हार गए और लोगों ने सिंपैथी वेव जो चलाई उसका नतीजा था कि इंजीनियर साहब जीत गए जेल में रहते हुए। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है। लोगों ने भी अंडरस्टैंड कर लिया कि उन्होंने जो वो वोट किया था उस वक्त वो वेस्ट वोट हो गया, क्योंकि इंजीनियर साहब तो बाहर आए नहीं और उल्टा गवर्नमेंट इंडिया, और ये एक सेंस क्रीप कर गई है कश्मीर के लोगों के अंदर कि इंजीनियर साहब को विद पर्पस बाहर निकाला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस वजह से जो उससे पहले ही ओमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बाद वो चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि अब चीजें जो हैं वो बदल चुकी हैं? डेलीगेशन के हवाले से समझ में नहीं आता, यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए, तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, जो कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। और अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाजत नहीं मिली। लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सर थोड़ा ट्रेंड साउथ कश्मीर में काफी ज्यादा सुबह से ही वोटिंग देखने को मिली, लेकिन श्रीनगर थोड़ा स्लो है। आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? तब हमारी वोट डालने की आदत नहीं रही है। हम श्रीनगर के लोगों को 35 साल अपना वोट इस्तेमाल करने की आदत नहीं रही। हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा दोबारा, मतलब घर से निकल के पोलिंग बूथ में जाना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जो सराउंडिंग एरियाज हैं वहाँ। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संदीप वजीर का। जी उमर अब्दुल्ला को ही हम सुन रहे थे और वही रटी रटाई बात कि लोग क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, और आप कह रहे थे कि अब परिवेश बदल गया है। कैसे बदला है? क्योंकि खुद ही उन्होंने पहले तो इलेक्शन ना लड़ने का फैसला लिया था और फिर अचानक वो लड़ने के लिए आ जाते हैं। देखिए उमर साहब का ये व्यू था कि यूटी में मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये एक डिग्रेडेशन है। और ये बात फैक्ट भी है कि यूटी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करना, ये फर्स्ट एक ही एग्जांपल है पूरी कंट्री के अंदर कि जिस स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया गया हो। तो ये बात ठीक है कि हमें ह्यूमिलेट किया गया है और हमारी स्टेट को डिग्रेड करके उसको यूटी बनाया गया और 2 हिस्सों में तकसीम किया। इसके प्रोटेस्ट में उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के लिए कैंपेन तो करना ही था ना। अगर वो खुद ना लड़ते तो उनमें को ये बात समझ आ गई कि जिस चीज को मैं ही सही नहीं मान पा रहा हूं तो मैं लोगों को क्या बोलूंगा कि आप मेरे कैंडिडेट्स को सपोर्ट कीजिए। किस बेस पे वो अपने लोगों को कहते हैं कि मेरे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करो, कि भाई मैं ही इलेक्शन नहीं लड़ रहा लेकिन मेरे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करो। तो उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया कि जो चीज मैं ही कन्विंस नहीं हूं, अगर मैं वो लोगों को कन्विंस करने जाऊंगा तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए वो मैदान में भी आए और एक छोड़कर 2 सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी है, उन्होंने खुद ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सूर्य मैथिली जी भी जुड़ चुके हैं। सर, जो संदीप वजीर जी कह रहे हैं, आप कितना अग्री करते हैं उससे? क्योंकि ये तो राजनीति है, आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा। आप अग्री करते हैं कि नहीं करते? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि परिसमन और 370 के बाद जो चीजें बदली हैं उसका फायदा किसको मिलता हुआ नजर आ रहा है? धन्यवाद तमन्ना जी। पहले तो आपको और पूरे देश को और यहाँ उपस्थित संदीप वजीर को और राहुल लाल को भारत माता की जय और वंदे मातरम जी। और देखिए, मुझे 4 लाइनें वो याद आती हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांदतारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात। आप देखिए राहुल लाल ने क्या कहा कि जी वहां पर जो बम्पर वोटिंग हो रही है ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे खुशी हुई सुनकर इस बात को, क्योंकि ये वही जम्मू कश्मीर है जहां पर अलगाववादी जो है वो बूथ को कैप्चर कर लेते थे, लोगों को निकलने नहीं देते थे वोटिंग के लिए। मैं ये मानता हूं तमन्ना जी, इस चुनाव का कोई भी निर्णय हो, हालांकि निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आने वाला है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कारण वहां पर 370 और 35A के कारण जिस प्रकार की अनार्की थी उसको खत्म किया गया, आतंकवादी पत्थरबाजों को उनकी सही जगह पे पहुंचाया गया है। तो इससे जम्मू कश्मीर की फिजा जो है वो साफ हुई है। लेकिन यहां पर कोई भी निर्णय हो, लेकिन निर्णय जो है वो भारत के पक्ष में है। भारत चुनाव लड़ रहा है, वहां पर लोकतंत्र की वहां जीत हुई है, पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा, इंटरनेशनल प्रोपोगेंडा की हार हुई है। और मैं संदीप वजीर को एक सलाह देना चाहता हूं कि तुम भारत का हिस्सा हो तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलकर केंद्र सरकार बोलो, और आप हो राज्य सरकार के अंदर, वहां पर राज्य सरकार में चुनाव लड़ रहे हो तो अपनी भाषा को आप ठीक कर लो, क्योंकि ये नेहरू का नहीं नरेंद्र का भारत है। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। ये नेहरू का नहीं नरेंद्र का भारत है। ये भारत जो है ये ऊपर से लेके नीचे तक और आगे से लेके पीछे तक एक है। ये जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने की हिम्मत मत करो, हिमाकत मत करो। सुनो, पहले चिल्लाओ मत। सुनो पहले, थोड़ा धीरज से बात कीजिए। एक मिनट, नहीं, इस देश का अपमान आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब देश का अपमान है। सूर्य जी थोड़ा धीरे बात कर लीजिए। जो बीजेपी की बात करते हो, कौन सी राजनीतिक विश्लेषक हो आप?
सीधे बोलो ना बीजेपी। थोड़ा सा आप शांत हो जाए, इनके बीच में बोला था क्या मैं? अरे भैया सुनो, ओ भैया, ओ पाकिस्तानी रिमोट चलने वाले रोबोट सुनो भैया। सूर्या जी थोड़ा धीरे से बात कीजिए और शब्दों का चयन थोड़ा तरीके से कीजिए। और संदीप वजीर जी वो ठीक है, वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आए हैं, उनका अपना मत है, वो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, वो आप मत समझाइए। नहीं, आप मत डिसाइड करो ना, बंदूकों से हाँकने वाले लोग हमें डिसाइड ना करें, ये भारत है। अब दूसरी बात तमन्ना जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो बीच में बोले पहले शांत करा दीजिए। इसी बात पर जो बात मैंने पहले कही थी कि उमर अब्दुल्ला पर, कि पहले वो मना करते हैं कि नहीं लड़ेंगे, उसके बाद बोलते हैं कि लड़ेंगे, खड़े हो जाते हैं। और वजीर साहब जो आप उस चीज का रीजन दे रहे हैं ना, उससे तो कहीं ना कहीं मैं भी अग्री नहीं करती हूँ। और राहुल लाल भी यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। राहुल लाल, आप क्या कहना चाहते हैं इस बात पर? देखिए तमन्ना जी, राजनीति में देखिए अलग अलग प्रवक्ता अलग अलग समूहों से बंधे हुए होते हैं, लेकिन वो जो बयान था पहले कि नहीं चुनाव लड़ेंगे, अब चुनाव लड़ेंगे, ये मुख्यतः हमें लग रहा है कि 4 जून के बाद बदलती हुई परिस्थितियों के तरफ जो है कि ये ध्यानाकर्षण है एक तरह से पूरे जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश भर में। एक एंटी इनकमेंसी फैक्टर हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, 10 वर्ष तक वहां पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में शामिल रही राज्य में, चाहे वो महबूबा मुफ्ती के साथ शासन में शामिल होना हो या फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति शासन हो, फिर केंद्र शासित प्रदेश हो, और केंद्र में भी उनके 10 साल पूरे हो चुके हैं। 10 साल के बाद अब तो 100 दिन भी पूरे हो चुके हैं केंद्र में। वैसे स्थिति में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वहां पे। अब वो उसको चाहे हम लोग जिस रूप में जिस शब्दों में प्रकट करें, तो और यही कारण है, जैसा मैंने प्रथम खंड में भी कहा, कि भारतीय जनता पार्टी देखिए घाटी में पहले भी कमजोर थी। चाहे वो 2014 का चुनाव ले लीजिए, उसमें भी अगर विधानसभा चुनाव में कितनी सीट लेके बीजेपी आई थी, लेकिन 10 वर्षों के इतने कसरत के बावजूद भी अगर उन्हें घाटी में अपने कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं उन्हें, और 19 सीटों पर वो लड़ रहे हैं, 28 सीटों पर नहीं लड़ रहे, फिर भी सूर्या जी को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। अरे प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए सभी जगह पे उनकी चुनाव में उपस्थिति होनी चाहिए ना उन्हीं। तो हमें लग रहा है इन बदलते परिस्थितियों के बीच में वहां के क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी रणनीति को बदला, और इस कारण से जो पहले चुनाव लड़ने की रणनीति नहीं थी, अब वो चुनाव के मैदान में हमें लग रहा है। राहुल लाल, राजनीति तो खेल ही रणनीति का है। और हमारे साथ एक बार फिर से सूर्या जी कुछ कहना चाहते हैं। जी सूर्या, आप बोल सकते हैं। देखिए राहुल लाल जी से मैं सहमत हूं कि घाटी के अंदर सदैव भारतीय जनता पार्टी जो है कमजोर रही है, लेकिन 370 और 35 से हटने के बाद और पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा जो है वो खत्म होने के बाद आम जो कश्मीरी जनमानस है उसके दिमाग में एक बात तो महसूस हुई है कि ये देश जो है वो भारतीय जनता पार्टी संभाल सकती है, और उत्तर जम्मू कश्मीर का विकास यदि कोई कर सकता है, मजबूत डिसीजन कोई ले सकता है, कठोर निर्णय कोई ले सकता है, इस राज्य को सही से पटरी पे कोई ला सकता है, आतंकवाद को हटा सकता है, विकास की गंगा बहा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और यही कारण है कि आप देखिएगा इस बार स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन एक और इससे ऊपर बात मैं कहना चाहता हूं, 28 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है बीजेपी। सूर्या जी, अरे भाई साहब, अब आप सोचिए 62 सीटों पर लड़ेंगे और सरकार बना लेंगे। इस बात पे आएंगे। अभी पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से वोट करने की अपील भी की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। पहली बार वोटिंग कर रहे युवा साथियों को मेरा अभिनंदन। सभी वोटर से मेरी अपील है कि अपना वोट जरूर दें। तो पीएम मोदी ने ये ट्वीट कर वोट करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग है और सभी वोटर्स से उन्होंने अपील की है कि अपना वोट जरूर दें, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस अवसर पर पहली बार जो वोट डाल रहे हैं उन सभी युवाओं साथियों को मेरा अभिनंदन। तो हम आपको बता दें कि आज कई ऐसे चेहरे हैं जिनका फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। और 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई है, 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। 7 बजे से शुरू होने के बाद जो प्रतिशत आ रहा है वो सही आ रहा है। फिलहाल एक बार फिर से हम अपने मेहमानों के का रुख करते हैं। हमारे साथ राहुल लाल जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सूर्या मैथिली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और संदीप वजीर, प्रवक्ता। जी जी, रमन सैनी भी हमारे साथ नौशेरा से लाइव है। सर, सूर्या जी आपके पास आऊंगे, लेकिन पहले ग्राउंड जीरो से भी जानने की जरूरत है कि परिस्थितियां कैसी चल रही हैं। रमन, क्या कुछ अभी फिलहाल चल रहा है, क्या कुछ लोगों का कहना है, कौन से ऐसे मुद्दे? देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और लोगों के मुद्दे बहुत सारे होंगे, क्योंकि 10 साल में बहुत सारा बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव जो है वो कश्मीर घाटी में या जम्मू कश्मीर में हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? सर तिलक राज जी, आप 10 साल के बाद विधानसभा का चुनाव जो हो जम्मू में हुआ है, वोट डालने का मौका मिला है, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पर आप वोट डालने आए हैं? मुद्दे तो ठीक ही हैं, जो भी है काम चल रहा है, इतना
डेवलपमेंट का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, क्या बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का मुद्दा। युवा है हमारे साथ, आप किस क्या मुद्दे आपके दिमाग में चल रहे हैं जब आप वोट कास्ट करेंगे? देखिए, एजुकेशन का मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट का है, और आतंकवाद भी, सिक्योरिटी भी एक मुद्दा है, तो ये सब मुद्दे हैं। यहाँ रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सुरेंद्र चौधरी के बीच में टक्कर है, किस तरीके की टक्कर आप देख रहे हैं यहाँ पे? बहुत बड़ी टक्कर है, 50-50 है, कोई भी जीत सकता है। 50-50 है। 50-50। अच्छा ये बताइए, 10 सालों में पीछे यहाँ कामकाज कितना हुआ है? क्योंकि धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव आप लोग जिसमें वोट डाल रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, कितना कामकाज आपके इलाके में? कामकाज कुछ नहीं हुआ। कामकाज नहीं हुआ है, नाराजगी आपकी है, तो ये वोटों में नाराजगी दिखेगी आपको लगता है? हाँ देखो, 50-50 है, हम जो कौन देखिए, मैं आपको जैसे सुबह से ही बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जरूर इस सीट से दूसरी बार मैदान में है, लेकिन इस बार उनकी राह इतनी आसान नहीं होने जा रही है, क्योंकि इस बार 10 साल के बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं, धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव अपने आप में है। और 10 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं रविंद्र रैना, तब से उन्होंने इस इलाके का रुख बहुत कम किया है। इस बात को लेकर भी नाराजगी जो है वो वोटर के बीच में है, लेकिन पिछले 1 महीने से वो लगातार अपने वोटर्स के बीच में है, कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जनता का मूड क्या होगा, जनता ने क्या कुछ डिसाइड किया है, वो तो 8 तारीख को जब मतगणना होगी तभी सामने निकल कर आएगा। लेकिन कुछ एक जो एरिया है नौशहरा सीट में, वहां पर उनका समर्थन भी हो रहा है और कुछ जगह पर उनसे नाराजगी भी जताई जा रही है। तो साफ है कि सुरेंद्र चौधरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, वो एक कड़ी टक्कर देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको। चलिए, आप बने रहिए रमन हमारे साथ। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सूर्या जी काफी देर से हाथ खड़े किए हुए हैं जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। धन्यवाद। तो मैं जो पहले कह रहा था, मैं यही कह रहा था कि लोकतंत्र में जीत और हार एक अलग परिप्रेक्ष्य में चला जाता है, लेकिन जो लोग भारत के अंदर रहकर भात का खाकर पाकिस्तान की भाषा बोलते थे, आज वो इस चुनाव में नहीं है। इस चुनाव में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नहीं है, इस चुनाव में आतंकवादी संगठन नहीं है, इस चुनाव में पत्थरबाज नहीं है। इस चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता है जो कि बिना किसी भय और पक्षपात के अपना वोट करेंगी। लोकतंत्र में सबको किसी न किसी पार्टी को चुनने का अपना एक जो मौका दिया जाता है, वो यहाँ हो रहा है। हमारा कहना केवल इतना है कि नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा कि आपने ट्वीट भी दिखाया, कि सभी को कहा कि आप निकलिए और वोट कीजिए। और रही बात जहां तक ये अभी आपने जो दिखाया नौशेरा का, मैं आपको बता देना चाहता हूं, रविंदर रैना इस सीट से भारी मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि नौशेरा के लोगों को वो कहानी अच्छे से याद है कि यदि किसी गडरिये से भेड़ों का झगड़ा भी हो जाए, मनमुटाव भी हो जाए, तो वो जाके कसाई को वोट नहीं दे आती है, कसाई की जाके गोद में नहीं बैठ जाती है। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को आतंकवादी का गढ़ बना दिया था, आतंकवादियों का गढ़ बना दिया था, पाकिस्तान का पपेट बनकर ये बैठे हुए थे, आज उनको जवाब देने का समय जम्मू कश्मीर की जनता के पास है। आपने देखा कि यहाँ पर एक युवा ने बोला कि आतंकवाद और सिक्योरिटी सबसे बड़ा विषय है, और ये जानती है जम्मू कश्मीर की जनता कि यदि जम्मू कश्मीर को कोई बचा सकता है, सुरक्षा दे सकता है, स्टेबिलिटी दे सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जितनी भी सीटों पर लड़ेगी, वो सभी सीटें हम जीत रहे हैं और बहुत भारी मार्जिन से सरकार बना जा रहे हैं। चलिए सूर्या जी, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हमारे साथ लगातार बने हुए संदीप वजीर, उनका भी मत लेना बेहद ज़रूरी है। संदीप, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से बार बार ये आरोप लगते रहे हैं, आतंकवाद, साथ ही साथ पत्थरबाजी, अगर मैं आपसे पूछूं तो मुद्दे कौन से हैं? आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे हैं? तमन्ना जी, एक आपको इसका आंसर करूं, लेकिन पहले आपसे कहा जो मैंने जवाब उमर साहब के बारे में दिया कि वो किस इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपको भी समझ नहीं आया। मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ। बात ये है कि जो काम नहीं कन्विंस नहीं हूं करने के लिए, क्या मैं वो अपने साथी को बोल सकता हूँ कि वो काम तू कर ले? ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले खुद कन्विंस होना पड़ता है, फिर ही तो आप किसी को बोलोगे कि हाँ ये सही काम है, तुम करो। इसलिए उमर साहब ने कहा कि आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा, इसीलिए अपने साथियों को कहा कि आप भी लड़ो। अगर वो खुद ना यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है। नहीं, यही वजह थी कि वो आए कि उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो सेकंड बात ये है कि ये राजनीतिक विश्लेषक साहब दिल्ली में बैठ के इनको सभी सीटों के बारे में पूरा पता है कि नौशहरा की सीट वो जीत रहा है, जम्मू की सीट वो जीत रहा है, कटरा की सीट कौन जीत रहा है, इनको सब पता है, और हमें यहाँ बैठ के कुछ पता नहीं है। सर मेरी बात सुनिए, जब से इस जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ है, हमारे देश के साथ हम जुड़े हैं, तब से वो एक्सेशन भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की देन थी।
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ना महाराजा होता। हरि सिंह की देन थी। सुनिए, आप इतिहास को गलत तोड़िए मरोड़िए मत। महाराजा हरि सिंह के कारण आज जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है। महाराजा हरि सिंह ने पैक्ट किया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बना। शेख अब्दुल्ला वहां कहीं नहीं थे ना, शेख अब्दुल्ला के बाप की जागीर है जम्मू कश्मीर। सूर्या जी, अगर आप बोलेंगे तो उनको हम सुन ही नहीं पाएंगे ना। आप पहले सुन लेना चाहिए। आपकी बारी में मैं नहीं बोला, तो मेरी बारी में मत दो इतिहास के। आप मत बोलिए ना, आप अपनी बारी में बोलिएगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है ना। तो बात यह है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वजह से जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बना। आज आप उसी पार्टी को, उसी फारूक अब्दुल्ला को, जो यूनाइटेड नेशंस में जाके हिंदुस्तान की बात करता है, ले लीजिए तमन्ना जी। जी जरूर लेंगे, पहले उनको बात पूरी कर दीजिए क्योंकि एक ही बात सुनाई देगी। हाँ, तो आप उसी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को कह रहे हैं। एक मिनट, रमन सैनी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास चलते हैं। जी रमन, क्या अपडेट है? जी देखिए, अभी रविंद्र रैना यहाँ पर आए हुए थे और इस पोलिंग बूथ का वो यहाँ से निरीक्षण कर गए हैं और लोगों से, जो वोटरों से वो मुलाकात की है। दरअसल सुबह से ही लगातार पहले अपना वोट डालने के बाद रविंद्र रैना हर एक पोलिंग बूथ के ऊपर जो है वो जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि एक महीने से लगातार जिस तरीके से उन्होंने वोटिंग के लिए जो है वो मेहनत की है और उस मेहनत का आज इम्तिहान का दिन है। मैं आपको ये बताना चाहता था कि जिस तरीके से जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का एक बेस है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP का बेस है। लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों से मैदान में उतरने की जो है वो इच्छा जाहिर की थी और 2 सीटों से वो मैदान में उतरे हैं, आज उन दोनों सीटों पर जो है वो वोटिंग होनी है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के मन में जो एक डर जरूर बैठा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से नॉर्थ कश्मीर का जो इलाका है, जहां से लोकसभा के चुनाव में उन्होंने हार झेलनी पड़ी थी और हार जो है सीधे इंजीनियर राशिद के हाथों उनको झेलनी पड़ी थी, वो डर जो है वो कहीं ना कहीं उनके मन में अभी बना हुआ है। इसीलिए लगातार उनके इस तरह के बयानबाजी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव को कहीं ना कहीं अलगाववादी वर्सेस राष्ट्रवाद जो है वो बना दिया है। उनका कहना है कि ये चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में जो इस समय हो रहे हैं, ये चुनाव किसी कैंडिडेट या किसी पार्टी को जिताने के लिए नहीं है। अगर जनता वोट करना चाहती है तो अलगाववादी नेता जो अलगाववादी सोच रखते हैं उनके अगेंस्ट में जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उनको वोट देने की बात है। तो ये पूरा चुनाव जो है अब अलगाववाद वर्सेस राष्ट्रवाद बनता हुआ नजर आ रहा है। 2 फेज के चुनाव जो है वो हो चुके हैं, उनके दूसरा फेज चल रहा है और आखिरी फेज का चुनाव जो है वो 1 अक्टूबर को होगा, जहां 40 विधानसभा की सीटें होंगी। पहले जो 2 विधानसभा के चरणों में चुनाव हुए हैं उसमें 90 में से 50 जो सीटें हैं उनमें चुनाव खत्म हो जाएगा और अब आखिरी जंग जो है वो रहेगी जम्मू प्रोविंस में, जहां पर खासतौर पर सीट है, और नॉर्थ कश्मीर जहां पर इंजीनियर राशिद का गढ़ है, जहां से उमर अब्दुल्ला को हार झेलनी पड़ी थी। तो देखना यह होगा कि जो तीसरा चरण होगा 1 अक्टूबर का, वो बेहद ज़्यादा निर्णायक होगा और वहीं से पता चलेगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभर रहा है और कौन जम्मू कश्मीर में इस समय सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहा है। बिल्कुल रमन, आप हमारे साथ बने रहिएगा तमाम अपडेट्स के लिए। राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आया है, वो भी आपको दिखा देते हैं क्योंकि आज दूसरे फेज की वोटिंग है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को हमने आपको बताया। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो ये है कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि खुशहाली बरकत के लिए वोट करें, बीजेपी ने संवैधानिक अधिकारों से खिलवाड़ किया, इंडिया को दिया वोट खुशहाली की राह लाएगा। यानी कि जो उनका इंडी गठबंधन है उसको अगर आप वोट करेंगे तो राहुल गांधी का कहना है कि वो खुशहाली की राह लाएगा। तो हम आपको एक बार फिर से ये ट्वीट पढ़कर दिखा देते हैं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि खुशहाली, अपने हक खुशहाली बरकत के लिए वोट करें, बीजेपी ने संवैधानिक अधिकारों से खिलवाड़ किया है, इंडिया को दिया वोट खुशहाली की राह लाएगा। और एक बार फिर से हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूँगी अब, क्योंकि गहमा गहमी बनी हुई है, तो थोड़ा सा आप दोनों पानी पी लीजिए। मैं राहुल लाल का रुख कर लूँगी। राहुल लाल, किस संवैधानिक हक की बात कर रहे हैं राहुल गांधी और लगातार ये कह रहे हैं कि 370 हटा देंगे, पॉसिबल है? नहीं, कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा है कि वो 370 हटाने जा रहे हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूर, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में है और हमें लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूर ये चीज़ कह रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है। और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर हम लोग कॉमन देखें एजेंडा, वो है पूर्ण राज्य का दर्जा, कि उसको फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, भारत में एक तरह से संघात्मक ढांचा है जहाँ पे केंद्र सरकार भी काम करती है, राज्य सरकार भी काम करती है
और उस स्थिति में एक पूर्ण राज्य को जिस तरह से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ा गया है, तो उसको फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे जम्मू कश्मीर को मिले, हमें लग रहा है संभवतः राहुल गांधी उसके तरफ इशारा कर रहे हैं। और एक चीज जो इस डिबेट में अब तक देखिए हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट से भी आपने, नौशेरा से भी आपने चीजें बताई कि वो कहाँ वहां पे क्या स्थितियां चल रही हैं। देखिए ये बात तय है कि जम्मू के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत रही है और घाटी के क्षेत्र में कमजोर रही है। अगर 2014 के चुनाव में देखें तो जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें जीती थी, हालांकि उसमें सीटों की संख्या भी कम थी तमन्ना जी। अब परिसीमन के बाद जम्मू क्षेत्र के सीटों की संख्या बढ़ी है, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद हो तमन्ना जी कि जब अपनी सूची जारी की थी कैंडिडेट्स की, तो फिर वहां पे बड़े ही एक विद्रोह की स्थिति बन गई थी। जम्मू क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी चुनौती है, एक तो वो पहले से जीते थे 2014 में, जो लोग 2014 में जीते थे वो कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना कर रहे हैं, और दूसरी चीज की सीटों की संख्या बढ़ी है, इससे जम्मू का कहीं न कहीं प्रभाव होगा ज़्यादा सरकार बनाने में पहले के सरकारों के तुलना में। लेकिन पार्टी के भीतर एक आपसी सिरफुटअव्वल वाली स्थिति भी है। और जो एक बड़ा मुद्दा है जो कि कश्मीर के में घाटी के क्षेत्र में चले जाइए, आपको वो मुद्दा वहां भी दिखता है, जम्मू क्षेत्र में भी दिखता है, वो है पूर्ण राज्य का दर्जा का मामला। देखिए घाटी के क्षेत्र में शायद 370-35 से वो मामले ज्यादा दिखे, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा एक ऐसा मामला है जिसको लेके हर कोई सहमत है। पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं भी हम लोग जाते हैं तो लोग हर कोई सहमत होते हैं इस मामले को लेके। इसलिए विपक्ष ने बड़ा एजेंडा लिया। दूसरा चीज की देखिए, पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। आज स्थिति यह है कि पीडीपी को एक तरह से उसका अभी भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, अभी भी उनसे कहीं न कहीं जनता उस रूप में दूरी बना के रखी है। और हमें लग रहा है यही कारण है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बना है तमन्ना जी वहां जी। एक बार रुक कर लेती हूँ रमन सैनी का, क्योंकि रमन सैनी जो है ग्राउंड जीरो पर हैं। और रमन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिबेट हो रहा है, हम अगर मुद्दों की बात करें, आप काफी दिनों से वहां पर ये कवर कर रहे हैं, लोगों के जहन में क्या है? विकास, एजुकेशन और साथ ही साथ महंगाई, ये तमाम मुद्दे हैं या फिर कुछ और, या पॉलिटिकली देख रहे हैं? जी देखिए, जी हाँ बिल्कुल, देखिए अगर विकास की बात करें तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर इस बार जो है वोट डालने की बात जो है वो कही जा रही है, क्योंकि पहले फेज में मैं कश्मीर घाटी के साउथ कश्मीर के इलाके में भी मौजूद था, वहाँ पर भी लोगों से बातचीत की। इस समय मैं नौशहरा के इलाके में मौजूद हूँ सेकंड फेज में, तो दोनों ही जगह पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, विकास और जो बेरोजगारी है उसके मुद्दे पर वोट डालने की बात कही जा रही है। महंगाई भी जरूर एक मुद्दा है, क्योंकि उनका कहना है कि धारा 370 खत्म होने के बाद जरूर कश्मीर घाटी के अंदर या जम्मू के अंदर जो आतंकवाद है उसमें कमी आई है, लेकिन महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा चरम पर बढ़ गई है, जिसको लेकर भी लोगों के अंदर नाराजगी निश्चित रूप में देखी जा रही है। दूसरी तरफ जो स्टेटहुड की बात कही जा रही है, स्टेटहुड को लेकर हर पार्टी ने अपने अपने दावे जो हैं वो किए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, जैसे कांग्रेस का कहना है कि वो अगर जीत कर आते हैं वहां पर, इंडिया ब्लॉक की अगर सरकार बनती है तो वो स्टेटहुड रिस्टोर करने की बात कहेंगे। वहीं अमित शाह ने जब यहाँ पर मैनिफेस्टो जारी किया था तब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि संविधान में संसद भवन के पटल पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वक्त रहते ही, जैसे ही वक्त सही आएगा तो हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो बहाल कर देंगे। इसमें कोई दो राह की बात नहीं है। तो स्टेटहुड के मुद्दे पर जरूर राजनीति होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार जो मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रवाद और अलगाववाद की एक लकीर खींची है, उस मुद्दे पर वोट डाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ महंगाई, रोजगार और डेवलपमेंट का जो मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं जनता के मन में जरूर वो दस्तक दे रहा है, जिसको देखते हुए लोग अपना मन बनाकर घरों से बाहर निकले हैं और वोट कर रहे हैं। अब वोट ये किसके पक्ष में जाता है, कौन यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ रही है, वो तो 8 तारीख को जब मतगणना होगी तभी जो है वो निकलकर सामने आएगा कि पिंडोरा बॉक्स के अंदर आखिरकार क्या कुछ बंद हुआ है। लेकिन निश्चित रूप में जिस तरीके से लगातार एक परसेंटेज वोटिंग का यहाँ पर बढ़ा है, वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि पिछले 2014 में अगर देखेंगे तो वोट प्रतिशत जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर 30-35% रहता था, जहाँ पर आज 60% तक जो है वो मतदान का फीसदी जो है वो गया है। इससे ये आप मालूम लगता है कि लोकतंत्र के अंदर जो विश्वास है वो लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का और ज्यादा मजबूत हुआ है, और ये लोकतंत्र के लिए एक सबसे अच्छी बात होगी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने भी बड़ी कोशिश की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी जी तोड़ मेहनत की है, जिसकी वजह से ये लोकतंत्र पर जो विश्वास लोगों का दोबारा शुरू हुआ है उसमें एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली है। बिल्कुल, मैं अब रुक करूंगी सूर्या जी का। सूर्या जी, जो आप बीजेपी को लेकर कह रहे हैं, देखिए ये सब पता है कि जो मुकाबला है वो बीजेपी, पीडीपी और साथ ही साथ एनसी और कांग्रेस के बीच में है, यही, और बाकी जो दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, वो भी निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जम्मू से तो चलिए सारे उम्मीदवार खड़े कर दिए बीजेपी ने, लेकिन कश्मीर से क्यों नहीं खड़ा कर पाई, जबकि पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती जो है दोनों क्षेत्रों से चुनाव लड़ रही हैं?
देखिए तमन्ना जी, हर राज्य की अपनी एक डेमोग्राफी होती है। हर राज्य के अंदर किसी पार्टी का कहीं मजबूत बेस होता है, कहीं पर वो कमजोर होती है। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और घाटी के अंदर थोड़ा कमजोर है। यदि ऐसा कुछ है भी तो उसको हम अगली बार के चुनावों में फिक्स करेंगे। एक तो इको हो रही है, प्लीज बोलिएगा, इको ठीक करेंगे। पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी इको ठीक कर दीजिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, देखिए अभी संदीप वजीर ने किस प्रकार से ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा, इनको याद होना चाहिए। पहले आप वो बात तो पूरी कर दीजिए जो मैंने पूछी। क्यों आपने कहा कि घाटी में पोजीशन इतनी मजबूत नहीं हो सकती, क्यों? घाटी में मैंने ये कहा कि घाटी में यदि कहीं कमजोर है तो उसको भी मजबूत किया जाएगा। क्यों कमजोर है? मैं वही तो पूछ रही हूँ। आज तो रात मेरे हिसाब से मैं मजबूत हूँ। आपको क्या फैक्टर्स और महत्वपूर्ण बात देखिए, अभी संदीप वजीर ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा, इनको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि शेख अब्दुल्ला के बाप की जागीर नहीं है। जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह का राज्य था, वो वहां यहाँ राज्य करते थे। उन्होंने भारत की सरकार के संग पैक्ट किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संग पैक्ट किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। और रही बात राहुल लाल की, तो मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि उन्होंने खुद कहा था, राहुल गांधी ने मंच से खड़े होकर, कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35 को दोबारा से रिस्टोर करेंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े सभी नेताओं ने यह दावा किया है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35 को रिस्टोर करेंगे। लेकिन वो बयान आप कहीं दिखा दीजिए, आप कहीं भी दिखा दीजिए, आप नहीं सकता। एक नेशनल टीवी चैनल पे अब जम्मू कश्मीर में तौर पर आप गलत है। जो मुख्य सवाल यहाँ पे तमन्ना जी पूछ रहे हैं उसका उत्तर देने से भी बच रहे हैं आप। सूर्या जी, आप मेरे सवाल का उत्तर दे नहीं रहे, आप उत्तर नहीं दे रहे। वो मैं कह रहा हूँ 90 सदस्यीय सदन में अगर कोई पार्टी 62 सीटों पर लड़ेगी और वो कहे कि हम तो % बहुमत से आ रहे हैं, बताइए बहुमत कितने के लिए चाहिए भाई? आप बता दीजिए कितने में चाहिए भाई? 46 सीटें चाहिए ना? 46 बताइए ना। 46 सीट चाहिए आपको, 46 सीटें। अरे हम सर जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं सभी पे जीतेंगे और ठोक के जीतेंगे। आप तो परसेंट बहुमत की बात कर रहे थे ना, और हम बात परसेंट बहुमत वाले संख्या पे आप लड़ ही नहीं रहे। तो ऐसी क्या स्थिति हो गई कि आपको 28 सीटों पर आपको उम्मीदवार नहीं मिले? आपको अगर 28 सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिले तो इसके लिए आपको सूर्या जी सोचना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि आपको डबल इंजन वाली सरकार ये काम नहीं कर सकी। आप कब तक रहिएगा? सूर्या जी के इरा से थोड़ा बाहर भी आ जाइए, थोड़ा आज के इरा में आ जाइए। आप बाहर आ जाइए, अपने बच्चों को समझाइए। 370 और 35 से अब वापस नहीं आने वाला। उसकी बात उन्होंने बयान ही नहीं दिया है। राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। राहुल लाल जी, एक